हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। इससे पूर्व की क्लासों में हमने प्लेटो के बारे में अध्ययन किया, प्लेटो के बारे में बात करी। उनकी जो विचारधारा थी उसमें मूल भावना थी दार्शनिक राजा की स्थापना। इसके साथ साथ हमने बात करी मैकियावली पर। मैकियावली की विचारधारा में मूल जो भावना थी वो थी राष्ट्र राज्य की स्थापना और एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की बात उन्होंने कही। आज से हम शुरू करेंगे थॉमस हॉब्स पे चर्चा। थॉमस हॉब्स पे बात करने के लिए सबसे पहले ये देखिए थॉमस हॉब्स का पिक्चर। थॉमस हॉब्स पे चर्चा शुरू करने के लिए हम उनके इस कोटेशन को देखेंगे। समस्त मानवता में शक्ति वृद्धि की लिप्सा शाश्वत और अत्यधिक तीव्र रूप से बनी रहती है और मनुष्य की यही लिप्सा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाए। यह प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती कि अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि इसलिए होती है कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो इस बात का क्या आश्वासन कि जितनी शक्ति उसके पास है वो उतनी बनी रहेगी। अर्थात मनुष्य शक्ति की जो लालसा है उसमें मनुष्य में शक्ति प्राप्त करने की जो लिप्सा है, जो लालसा है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो तीव्र रूप से बनी रहती है और वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि ये शक्ति की जो लालसा है वो मनुष्य में इसलिए नहीं बनी रहती कि शक्ति प्राप्त करने से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। वो इसलिए बनी रहती है क्योंकि मनुष्य को ये भय रहता है कि मेरी शक्ति कहीं खो जाएगी या मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा, और इसी लालसा में वो सदैव अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा उसमें बनी रहती है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की जो है वो प्रयास करता रहता है। तो इस प्रकार से एक असुरक्षा की जो भावना होती है मनुष्य में, उस असुरक्षा की भावना के परिणाम स्वरूप मनुष्य जो है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसमें ये असुरक्षा रहती है कि मैं कहीं शक्तिहीन ना हो जाऊं या मेरी शक्ति कोई और व्यक्ति नहीं छीन ले। अब हम बात करेंगे कि हॉब्स संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता है। अर्थात हॉब्स को संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता माना गया है। ये माना गया है कि हॉब्स ही ऐसा विचारक है जिन्होंने सबसे पहले संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया था। इस संदर्भ में प्रोफेसर जोन्स का कहना है कि प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि संप्रभुता की धारणा है। अर्थात प्रोफेसर जोन्स ने कहने का प्रयास किया कि आधुनिक काल में जो नवीन सिद्धांत है या आधुनिक काल की जो पहचान है संप्रभुता की धारणा, वो अन्य धारणाओं से अधिक स्पष्ट है और वो अन्य किसी भी विचारधारा से अधिक स्पष्ट है, जो कि राजनीति विज्ञान की जो विचारधारा है उसको स्पष्टता प्रदान करती है, राजनीति विज्ञान की को नवीनता प्रदान करती है। नवीन दर्शन की प्रतीक निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम तथा पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हॉब्स के द्वारा की गई। अर्थात ये कहा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान का जो नवीन दर्शन था, जो नवीन विचारधारा थी, इसकी प्रतीक थी निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता। अर्थात ऐसी संप्रभुता जिस पर कोई बंधन नहीं हो, कोई अंकुश नहीं हो। इस सिद्धांत की सर्वप्रथम पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हॉब्स के द्वारा की गई है। लेकिन ये भी है कि हॉब्स से पूर्व बोंदा ने संप्रभुता की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। अर्थात बोंदा ने हॉब्स से 60 वर्ष पूर्व ही संप्रभुता की बात कही थी और ये कहा था कि वो राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार की सीमा नहीं है। इसके साथ साथ बोंदा ने जो है संप्रभुता पर, लेकिन उन्होंने ये तो कहा, लेकिन उन्होंने संप्रभुता पर कुछ अंकुश लगाए थे और वो अंकुश थे प्राकृतिक कानून के, ईश्वरीय कानून के, और इसके साथ साथ व्यक्ति की संपत्ति के रक्षा करने के अधिकार का उन्होंने उस पर अंकुश लगा दिया था। तो इस प्रकार प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून और व्यक्ति की अपनी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करने का जो ये अधिकार था या ये जो
बंधन थे ये बोंदा ने संप्रभुता पर लगाए और ये कहा कि संप्रभु व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों से बंधा हुआ है, अर्थात प्राकृतिक कानूनों से, संवैधानिक कानूनों से और ईश्वरीय कानूनों से। इसके साथ साथ उन्होंने व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को भी स्वीकारा है। तो इस प्रकार से बोंदा का जो सिद्धांत था वो अस्पष्ट था, असंगत था। उसने प्रभु सत्ता की धारणा को पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया था, परंतु 60 वर्ष के पश्चात हॉब्स ने अपनी रचनाओं में राज्य के निरंकुशतावाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और संप्रभुता को उन समस्त बाधाओं और सीमाओं से मुक्त कर दिया जो बोंदा ने उस पर लगाई थी। अर्थात बोंदा से 60 वर्ष पश्चात हॉब्स ने संप्रभुता की ऐसी धारणा प्रतिपादित करी जिसमें संप्रभुता को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया गया। अर्थात जिस प्रकार से बोंदा ने कहा था कि संप्रभुता पर प्राकृतिक कानूनों का, अर्थात संप्रभु पर प्राकृतिक कानूनों पर कानून का, संवैधानिक कानूनों का, इसके साथ साथ ईश्वरीय कानूनों का और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का अंकुश रहेगा। हॉब्स ने इसके बिल्कुल विपरीत बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकार होंगे वो संप्रभु की आज्ञा के अनुसार होंगे और संप्रभु के लिए किसी भी प्रकार के प्राकृतिक कानून नहीं होंगे, ईश्वरीय कानून नहीं होंगे और ना ही कोई संवैधानिक कानून होंगे, बल्कि जो भी कानून बनाएगा वो संप्रभु बनाएगा और जो भी अधिकार प्रदान करेगा व्यक्तियों को वो संप्रभु के द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये माना गया कि 60 वर्ष के पश्चात हॉब्स ने अपनी रचनाओं में निरंकुशतावाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया जिसे प्रभु सत्ता को उन समस्त बाधाओं और सीमाओं से मुक्त कर दिया जो बोंदा ने उस पर लगाई थी। इस संदर्भ में सेबाइन ने माना कि बोंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी हॉब्स ने उसे उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। अर्थात सेबाइन ने कहा कि बोंदा ने संप्रभुता पर जो भी मर्यादाएं लगाई थी, जो भी अंकुश लगाए थे, हॉब्स ने उन अंकुशों को बिल्कुल हटाकर संप्रभु को बिल्कुल मुक्त कर दिया, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। इसी प्रकार वाहन ने लिखा कि हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने सर्वप्रथम इस बात को अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता की धारणा है। उसने ही सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्यों और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अर्थात वाहन ने कहने का प्रयास किया कि हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने इस बात का अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता की धारणा है। अर्थात राज्य को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब उसमें संप्रभुता स्थापित हो। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संप्रभु शक्ति प्राप्त हो तभी किसी राज्य को पूर्णता प्राप्त होती है। और हॉब्स ने ही सर्वप्रथम संप्रभुता के स्थान, कार्यों और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया और उस पर अपने विचार रखे। इस प्रकार संप्रभुता की धारणा से हम ये जानते हैं कि हॉब्स ने ये माना कि राज्य में जो है संप्रभुता जो है एक आवश्यक तत्व है और हॉब्स संप्रभु ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को संप्रभुता प्रदान करना चाहता है जिस व्यक्ति समूह को समस्त राज्य के लोग या समस्त समाज के लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करना चाहते हो या हस्तांतरित करते हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस भी समाज में या राजनीतिक समाज में संप्रभुता होनी ही चाहिए। अगर संप्रभुता के अभाव में समस्त लोग जो है वो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और ऐसी अवस्था में राज्य का होना या न होना बराबर हो जाता है। तो इसलिए हॉब्स ने माना कि संप्रभुता जो है वो किसी भी समाज या नागरिक समाज में होनी आवश्यक है जिससे लोग जो है अपने नियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित रखें। अब देखेंगे हॉब्स की संप्रभुता धारणा की विशेषता। सबसे पहली विशेषता है संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानून का स्रोत। अर्थात हॉब्स ने माना कि संप्रभु जो है वो समस्त कानूनों का स्रोत होता है, समस्त नियमों का स्रोत होता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि संप्रभुता का सार इस बात पे निहित है कि कुछ व्यक्तियों को समस्त समाज के हिसाब से समस्त समाज की ओर से ये अधिकार होता है कि वो ये निर्धारित करें कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या सही है और क्या गलत, या शांति और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। और ये सोचकर जब वो नियमों और कानूनों का निर्माण करता है तो समस्त व्यक्ति जो है
को वो नियम और कानून जो है मान्य होते हैं और समस्त प्रजाजन उन नियमों और कानूनों का सहर्ष पालन करते हैं। तो संप्रभुता इस बात में निहित है कि संप्रभु के आदेशों का पालन सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाए। संप्रभु के आदेश जो है वो सभी व्यक्तियों को मान्य हो। दूसरी उन्होंने बात कही संप्रभुता असीमित है, अर्थात हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि संप्रभुता पर किसी प्रकार की सीमाएं नहीं है या संप्रभुता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जैसे प्राकृतिक कानून का कोई बंधन नहीं है, इसके साथ साथ ईश्वरीय कानून का कोई बंधन नहीं है, इसके साथ साथ किसी प्रकार के कानून का जो है संप्रभुता कोई बंधन नहीं है। संप्रभु जो है अपने कार्य के लिए किसी अनुबंध से बंधा हुआ भी नहीं है, अर्थात संप्रभु जो है किसी के साथ कोई अनुबंध नहीं करता, इसलिए वो अनुबंध से भी ऊपर है। इसके साथ साथ संप्रभु जो है वो स्वयं जो है संपत्ति के अधिकार का सृष्टा है, अर्थात वो व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार स्वयं देता है। वो इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो व्यक्तियों को संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा के जो है नियमों से बंधा हुआ हो या संपत्ति का अधिकार व्यक्तियों को प्रकृति प्रदत्त है, इस बात से वो बंधा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संप्रभुता जो है असीमित है। होब्स की संप्रभुता सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि उसकी असीमितता इस हद तक है कि जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है उचित है और न्यायपूर्ण है, और जो निर्मित कानूनों के अनुसार नहीं है वो अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, इसके साथ साथ वो अनैतिक भी है। तो इस प्रकार से हॉब्स का जो संप्रभु है वो शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, न्याय अन्याय और इसके साथ साथ संपत्ति के अधिकारों का सृष्टा भी है। आगे की विशेषताएं हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी मैं आपको अब तक की सभी स्लाइड्स दिखा देती हूँ। यह है थॉमस हॉब्स, उनका कोटेशन। सेवाइन और वाहन के विचार। आगे की विशेषताएं हम अगली क्लास में देखते हैं।